बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास है जो कि कोरोना वायरस की अर्ली वेकेशंस की वजह से होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो यूट्यूब से आप अपनी लेक्चर्स को रिसीव कर सकते हैं जिस तरह आप पहले रिसीव किया करते थे। चैनल सब्सक्राइब कर लें लर्न इट, और उसके थ्रू जो है वो आप अपने लेक्चर रोज़ रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो बेसिकली हम आज जो स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी में, डेट इज़ चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम। अभी तक हम प्रीवियस नॉलेज की तरफ अगर जाएं तो आपको पता है कि हम अभी तक इकोसिस्टम को स्टडी आपने किया पिछले चैप्टर में। इकोसिस्टम जो कि बेसिकली कहा जाता है जिसमें इन्वायरमेंट के दो मेजर फैक्टर्स बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर किस तरह आपस में एसोसिएशन बना रहे हैं, किस तरह वो लिंक हैं, किस तरह वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का जब आपस में रिलेशन हम स्टडी करते हैं तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। एज़ यू नो कि जो इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट है वो एनिमल, प्लांट्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली सॉइल, एयर, वाटर आ जाती है। तो इनका आपस में रिलेशन हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर हमने बताया था कि डिफरेंट लेवल होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो फूड डायरेक्टली बना भी सकते हैं जैसे कि ऑटोट्रॉफ, और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते जैसे हेट्रोट्रॉफ। तो हर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स के ऊपर, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जबकि सारे एनिमल्स कंज्यूमर्स में आते हैं। तो इस तरह से एक फूड चेन चल रही है जो कि फूड वेब बनाती है, बहुत सारी फूड चेन्स। तो ये भी हमने इकोसिस्टम के चैप्टर में स्टडी किया। अब क्योंकि हम सब मेजर इकोसिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं तो इस सब मेजर इकोसिस्टम में जब भी हम किसी भी एरिया का इकोसिस्टम स्टडी करना चाहते हैं तो वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसकी वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन पे। तो हम आज वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में ही डिस्कस करने लगे हैं सबसे पहले। ठीक है, वेदर क्या है? वेदर बेसिकली शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, चेंज है जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, विंड, प्रेसिपिटेशन में हो सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे आवर्स या डेज़ में आप रोज़ चेक कर लें, कुछ घंटे के बाद चेक कर लें कि क्या टेम्परेचर हुआ है, क्या चेंज आया है। जैसे कि हमारे पास वेदर रडार से हमें पता चलता रहता है। ह्यूमिडिटी लेवल यानी कि एयर में एटमॉस्फेरिक वाटर कंटेंट कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना वाटर कंटेंट अवेलेबल है। ज़ाहिर सी बात है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा क्लाउड कवर, कितने बादल बने हैं। फिर उसी के ऊपर डिपेंड करेगा प्रेसिपिटेशन लेवल यानी रेन क्या कितने परसेंट होगी, कितने चांसेस हैं रेन के होने के, और कितनी रेन हो रही है। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो है वो हम इसमें स्टडी करते हैं विंड को, कि मूविंग एयर कितनी है, विंड हो है भी या नहीं है, किस स्पीड से विंड चल रही है, ये सब कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में, जिसे हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट बेसिकली रेफर करता है ओवरऑल पैटर्न, जिसमें हम लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन स्टडी करते हैं इन्हीं सारे फैक्टर्स में। लेकिन हम वो इवन ईयर हम ईयर टू ईयर या फिर सेंचुरी टू सेंचुरी, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 100 साल के बाद, ज़ाहिर सी बात है इतनी तो लाइफ टाइम पीरियड भी नहीं है किसी ह्यूमन बीइंग का, बट बहुत सारे यानी कि पिछले रेफरेंसेस देखते हुए जब हम देखते हैं कि पहले टेम्परेचर ये हुआ करता था, अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया हुआ है, तो ये ओवरऑल पैटर्न लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन का क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप वेदर का ओवरऑल पैटर्न कहते हैं क्लाइमेट को। अब वी आर मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्वेटिक एंड हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये वो सिस्टम है वाटर में जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, फिर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा है? वाटर के अंदर, इसलिए हम इसे इक्वेटिक या हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम का नाम देते हैं। अब इसमें सबसे पहले सॉल्ट वाटर, ओशन और सी आ जाते हैं, दैट आर द लार्जर इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। और इसमें हमारे पास तकरीबन 71% जो है वो सरफेस को कवर किया हुआ है ओशंस ने या फिर सी वाटर ने। ठीक है, जो कि सॉल्टी वाटर है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो वो जस्ट हमारे पास 1% है, बाकी सारा जो है, या आप कह सकते हैं लेस देन 1% है, बाकी सारा जो है वो हमारे पास आता है ओशन यानी कि सॉल्ट वाटर आ जाता है। ठीक है, कॉमन फीचर्स में देखें तो हमारे पास वाटर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिहाज से, जैसे कि सबसे पहले टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपको पता है कि वाटर जो है वो अपना टेम्परेचर चेंज करता है देन स्लोअर देन एयर।
ठीक है। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि एयर में टेम्परेचर चेंज बहुत रैपिड है जबकि वाटर में बहुत स्लो है, इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो टेम्परेचर है मॉडरेट ही रहता है, ज़्यादातर दरमियाना सा टेम्परेचर होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जल्दी चेंज भी नहीं होता। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की बात करें तो वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और लाइट जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उतनी एनर्जी उसके पास मौजूद है। तो इसकी वजह से जो लाइट होने की वजह से लाइफ सस्टेन रहती है, एनर्जी होने की वजह से, ठीक है। तो इवन के उन्होंने बताया क्लियरेस्ट वाटर में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है डिक्रीज रैपिडली विद डेप्थ। आपको पता है जैसे जैसे हम समंदर के नीचे जाते जाते हैं ऊपर लाइट अवेलेबल है, जैसे जैसे नीचे मूव करें लाइट की पेनिट्रेशन लेवल जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। जैसे हम नीचे गहराई की तरफ जाएंगे वहाँ लाइट कम हो जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पर डेप्थ पर लाइट अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम गहराई की तरफ जा रहे हैं, डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डेप्थ उन्होंने आपको बता दी 600 फीट या इससे ज़्यादा की हाइट पर, डेप्थ पर लाइट जो है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इतनी लाइट अवेलेबल नहीं है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रन किया जा सके। फिर हम थर्ड वन की बात करते हैं, दैट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाहिर सी बात है, अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर तो वो ठहर नहीं सकते, ठीक है, सरफेस के ऊपर, तो वो बहते हुए वाटर करंट्स के साथ कहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, एट द बॉटम। तो बॉटम सेडिमेंट्स में ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वहाँ पर। हाँ, लेकिन वहाँ पर क्योंकि लाइट अवेलेबल नहीं होती तो ऑब्वियसली फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं है जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सके, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिएंट लेवल ज़्यादा होता है। फिर फोर्थ है अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, ठीक है। वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है लाइफ के लिए, वाटर के बगैर तो कोई भी हमारा रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सारे एंजाइम एक्वेटिक एक्वस एनवायरनमेंट में काम कर रही है, इतनी इंपॉर्टेंस है वाटर की। तो वाटर बेसिकली लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल भी उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। मेजर फैक्टर जो क्वांटिटी और टाइप ऑफ लाइफ को डिटर्मिन करते हैं कि मतलब कौन किस तरह की लाइफ होगी और कितनी क्वांटिटी में कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 इज़ एनर्जी लेवल, नंबर 2 इज़ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो टेम्परेचर जहाँ पर एक इक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादा मौजूद होगा, इट मीन एनर्जी लेवल ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली वहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ज़्यादा हो रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम की। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हम बात करते हैं कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रोडक्टिविटी से ज़्यादातर मीन लिया जाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होगी, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी और उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। दैट इज़ प्रोडक्टिविटी लेवल, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी पैदावार को कहते हैं ना बेसिकली। तो यहाँ एक्वेटिक सिस्टम कितनी पैदावार दे रहा है, वो किस चीज़ की पैदावार है, वो फोटोसिंथेटिक रेट है कि कितने परसेंट फोटोसिंथेसिस हो रही है, उस दौरान कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है, ये प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जो इकोसिस्टम की एक्वेटिक इकोसिस्टम की, इट इज़ डिटर्मिन बाय द लाइट एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। दो चीज़ें ही डिटर्मिन करती हैं इसको, लाइट कितनी अवेलेबल है और न्यूट्रिएंट्स कितने मौजूद हैं, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी और क्वालिटी ये टाइम टू टाइम वेरी कर रही है, ठीक है, वाटर डेप्थ के साथ वेरी कर रही है। तो जैसे जैसे आपको पता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑल्सो वेरी करेगी जैसे जैसे लाइट चेंज होती जाएगी, ठीक है। लाइट की क्वांटिटी कम हुई ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस कम होगी, लाइट ज़्यादा हुई तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी कम ज़्यादा हो रही है। फिर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट की बात करें तो इट ऑल्सो चेंज विद द सीज़न, सीज़न के साथ ये भी चेंज हो रही होती है। तो प्रोडक्टिविटी जोन टू जोन भी चेंज हो रही है, टाइम टू टाइम भी चेंज हो रही है, डेप्थ के साथ और टाइम के साथ, सीज़न के साथ ये चेंज हो जाती है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट हम उसको भी क्लासीफाई करते हैं आगे फर्दर टू सिस्टम्स में, जैसे हमने स्टार्ट में ही पढ़ा, वन इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और सेकंड वन इज़ सॉल्टी वाटर यानी ओशियनिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो हम इसमें बात करते हैं स्पेसिफिकली आगे कि हमारे पास जोन्स भी मौजूद हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेश वाटर का, जिसमें लेक्स की हम बात करें और लेक्स फर्दर डिवाइडेड हैं डिफरेंट जोन्स के अंदर, तो वो जोन्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेश वाटर लेक्स में हम बात करते हैं कि यहाँ पर साइज़ भी वेरी करता है लेक्स का, फिर डेप्थ वेरी करती है, फिर न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो हम टेम्परेचर वेरी करता है, तो हमने इसको जोन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये स्ट्राटिफिकेशन भी कहलाते हैं। यहाँ जोन आपको नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में।
फर्स्ट वन इज़ लिटोरल जोन, इसी तरह से आपको लिम्नेटिक जोन नज़र आ रहा है, और फिर लास्ट वन आपको प्रोफंडल जोन नज़र आ रहा है। 3 तरह के जोन्स हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेजर फैक्टर्स। वन इज़ लाइट, सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिएंट, एंड थर्ड वन इज़ अ प्लेस फॉर अटैचमेंट। ठीक है, तो लेक इकोसिस्टम को हम बेसिकली 3 मेन जोन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिटोरल जोन, जो कि नियर शोर अवेलेबल है। ठीक है, इस जोन में हम बात करते हैं कि वाटर जो है वो बेसिकली शैलो होता है, शैलो वाटर है। आप देखें लिटोरल जोन ये वाला जोन है, इस जोन के अंदर अगर आप देखें तो स्टार्ट में ही जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा हो रही है ना, ऊपर तो वाटर कंटेंट कम है। ठीक है, तो वाटर यहाँ शैलो है। प्लांट्स जो हैं उनको लाइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ये देखें लाइट रेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लांट्स को अवेलेबल होंगे। फिर जो है वो नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर एंकरेज के लिए। एंकरेज मीन्स के यहाँ पर आप देखो कि अटैचमेंट के लिए प्लांट्स की सरफेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और उसके बाद जो है वो एडिकेट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यानी कि न्यूट्रिएंट्स आना यही है, और फिर यहाँ से सस्ता बहते हुए चल जाते हैं। यहाँ पर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं क्योंकि सॉइल के अटैचमेंट यहाँ मौजूद है। तो प्लांट्स में जो लिटोरल जोन्स में हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, बहुत वैरायटी में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें वाटर लिलीज़ हैं जो कि इंटायरली जोन में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो सबमर्ज है यानी कि वाटर में डिप हुए हैं। फिर एल्जी है जो फ्लरिश करती है एट द डीपेस्ट रीजन ऑफ द लिटोरल जोन। ठीक है, वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करी लिटोरल जोन में डीपेस्ट रीजन्स के अंदर। तो इस जोन में जो प्लांट्स हैं वो सेडिमेंट्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, जो स्ट्रीम की करंट्स हैं, वेव्स हैं, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं। तो वो सेडिमेंट्स ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज़ करते हैं, और उसकी वजह से इस जगह पर सेडिमेंट का लेवल हाई होने की वजह से न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है। फिर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यानी आपने पढ़ लिया प्लांट्स और एल्जी तो बहुत ज़्यादा हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम नाम देते हैं उनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, दीज आर नोन एज प्लैंक्टन्स। ठीक है, प्लैंक्टन्स में हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं इन द 2 टाइप्स। ठीक है, वन इज़ जू प्लैंक्टन, सेकेंड वन इज़ फाइटो प्लैंक्टन। जहाँ पे भी वर्ड फाइटो आए इसका मतलब हम प्लांट्स की बात करें तो फाइटो प्लैंक्टन वो प्लांट्स हैं माइक्रोस्कोपिक जो कि वाटर में यहाँ लिटोरल जोन में मौजूद है। जबकि जू प्लैंक्टन्स, जू मीन एनिमल्स, तो वो बेसिकली प्लैंक्टन्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं बेसिकली, जो कि कहाँ पर मौजूद हैं इस लिटोरल जोन के अंदर। ठीक है, तो ये प्लैंक्टन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। यहाँ पर भी कुछ जोनेशन दी हुई है, देखिए प्लांट्स की आपको बताई हुई वैरायटी। ये देखें इस जोन में प्लांट कारा है, ऊपर चले जाएं न्यूफर है, फिर मायरियोफाइलम है, सेजिटेरिया है, जीनिया है, टाइफा की स्पीशीज़ हैं। तो ये देखें आप जोनेशन जैसे जैसे वेरी कर रही है आपके पास प्लांट की वैरायटी चेंज हो रही है। ठीक है, फिर इसी लिहाज से एनिमल्स को भी उन्होंने जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट शेल्स की फॉर्म में, डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखें बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस जोन के अंदर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, इनको हम कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, बैक्टीरिया है और एल्जी हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा एल्जी और बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं एज अ फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, जू प्लैंक्टन्स में ग्रीक वर्ड है ड्रिफ्टिंग एनिमल्स का, यानी ये वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिस वाटर बॉडी में एग्जिस्ट करेंगे लिटोरल जोन में। इनमें प्रोटोजोन्स भी आते हैं, इनमें टाइनी क्रस्टेशियंस भी आते हैं। ठीक है, इस जोन में बेसिकली बहुत डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी। तो लिटोरल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में क्रस्टेशिया हैं, इसी तरह से इंसेक्ट्स हैं, लार्वा हैं, कुछ स्नेल वगैरह होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स हैं, हाइड्रा है, वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में अगर आप बात करें तो फ्रॉग है, एक्वेटिक स्नेक्स हैं और टर्टल्स हैं। ये आपको इनवर्टिब्रेट्स दिखाए हुए हैं सारे जो डिफरेंट लार्वा की फॉर्म में, कुछ इंसेक्ट्स बन चुके हैं, कुछ जो हैं वो क्रस्टेशियन है, कुछ स्नेल्स हैं। ठीक है, कुछ फ्लैट वॉर्म्स हैं। तो ये सारे आपको उन्होंने डिस्कस किए हैं जू प्लैंक्टन्स, जबकि ये वाले जो हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स में
बल्कि ये तो प्लांट्स हैं बेसिकली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं लिटोरल जोन में, ठीक है, वेजिटेशन है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर की डेप्थ जैसे से इंक्रीज़ हो रही है साहिल से, शोर से, तो प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली अपने आप को अटैच नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अटैचमेंट के लिए अब कोई चीज़ नहीं है। तो लेकिन वहाँ पर लाइट अभी भी अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पर फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो फिर हम इस ओपन वाटर एरिया को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ लिम्नेटिक जोन, अदर वन इज़ प्रोफंडल जोन, ठीक है। लिम्नेटिक जोन की अगर हम बात करें तो लिम्नेटिक जोन बेसिकली ओपन वाटर एरिया है जो जहाँ तक लाइट पहुँच सकती है, ठीक है, लाइट पेनिट्रेट हो सकती है। तो इस लिम्नेटिक जोन के अंदर भी लाइट की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो अवेलेबल है, जो कि फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करती है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स में साइनोबैक्टीरिया अगेन यहाँ इस जोन में होंगे प्रोड्यूसर, क्योंकि वही हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो उन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। तो वही बेसिकली प्रोड्यूसर्स का काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है इन साइनोबैक्टीरिया को प्रोटोजोन्स खाते हैं। प्रोटोजोन्स आपको पता है अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के हैं। स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं जैसे स्नेल वगैरह, और फिर उनको इन रिटर्न जो है वो फिशेस जो है वो कंज्यूम कर लेती हैं। तो ये सारी फूड चेन चल रही है जो यहाँ एग्जिस्ट करती है। फिर फाइनली हमारे पास प्रोफंडल जोन आ जाता है। प्रोफंडल जोन ओपन एरिया है लेकिन डीप वाटर है, कि इतना डीप है कि वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच सकती, ठीक है। लाइट इनसफिशेंट है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट किया जाए इस जोन में। तो ऑर्गेनिज्म जो इस जोन में मौजूद हैं वो बेसिकली नरिश करते हैं, बाय नरिशमेंट उनको मिलती है बाय डिट्राइटस। डिट्राइटस क्या है? डिट्राइटस होता है डेड मटेरियल जो कि हमारे पास इस जोन में अवेलेबल होगा। कहाँ से आया वो डेड मटेरियल? वो आया है लिटोरल और लिम्नेटिक जोन से, ठीक है। आपको पता है लिटोरल और लिम्नेटिक जोन में प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, वो डेड होते हैं, तो उनके सारे बॉडीज़ कहाँ पर फॉल ऑफ हो जाती हैं? इस जोन के अंदर, प्रोफंडल जोन में, जहाँ पर डीकम्पोजर्स हैं जिन्हें डेट्राइटस कहते हैं, डेट्राइटस फीडर्स, ठीक है। ये डेट्राइटस फीडर्स जो डेड मटेरियल से अपना फूड गेन करते हैं, तो डेट्राइटस फीडर्स में बैक्टीरिया और फंजाई ही हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो इन स्नेल्स, इंसेक्ट्स के लार्वा जो कि डेड हो चुके हैं, फिशेस जो डेड हो गई हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर बैक्टीरिया फंजाई इनहेबिट करेंगे और ऑटोमेटिकली इस जोन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इस सारे डेट्राइटस मटीरियल, इस जोन में इस सारे डेट्राइटस मटीरियल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपने याद रखना है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन। बेसिकली लिटोरल जोन ही है जिसको हम लिम्नेटिक और प्रोफंडल में डिवाइड कर देते हैं। लिम्नेटिक जहाँ तक लाइट पहुँचती है, लेकिन प्रोफंडल वो जोन है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच सकती, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास यहाँ तक हमने इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम स्टार्ट किया है। उसमें हमने उसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी हैं और ओवरऑल आपको पता है कि हमने इसके अंदर उसके जोन्स भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आगे इंटरवेंशंस आएंगे। इक्वेटिक इकोसिस्टम में मैन का क्या रोल है? मैन हर जगह पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो इक्वेटिक इकोसिस्टम में भी किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रक्शन आती है। सबसे पहले यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है। एज यू नो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि यूट्रोफिकेशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिक, उनका वाटर के अंदर ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से एल्गल ग्रोथ, एल्गल ब्लूम्स का बनना, ये क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। यहाँ उन्होंने यूट्रोफिकेशन दी एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट और एडिकेट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हो जाना लेक्स में, रिवर्स के अंदर, यानी कि किसी भी वाटर बॉडी में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली सिवेज से ज़्यादातर आते हैं। सिवेज आपको पता है घरों का वेस्ट वाटर है, जिसमें से हम सॉलिड वेस्ट रिमूव कर देते हैं और बाकी सब कुछ हम डिस्चार्ज कर देते हैं इसके अंदर, जिनमें फॉस्फेट नाइट्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो यही, क्योंकि जाहिर सी बात है हम डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा फॉस्फेट नाइट्रेट ही कंटेन करता है। तो ऑब्वियसली वो वाटर में जब आएगा, फर्टिलाइज़र इसी तरह आ जाते हैं खेतों से जो हम देते हैं, खादें सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह कैटल्स वगैरह का मैन्योर है, ये सारा पानी में जब इकट्ठा होता है तो इन सब में न्यूट्रिएंट हैं, फॉस्फेट और नाइट्रेट्स हैं ज़्यादातर। तो इसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट सपोर्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, स्पेशली एल्गी और एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, जिससे वाटर की स्मेल आना शुरू होती है, पानी का कलर भी चेंज हो जाता है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, इस तरह का, जिस तरह की एल्गी होगी। तो इससे हम नाम देते हैं यूट्रोफिकेशन का।
आगे उन्होंने उसी से रिलेट किया कि स्कम बन जाता है, ब्लू ग्रीन एल्जी मैट्स बना लेती है, नेटवर्क बना लेती है लेक की सरफेस पर। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जो लाइट है वो नहीं मिलेगी सबमर्ज प्लांट्स को, ठीक है, जिसकी वजह से वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। अब ये डेड बॉडीज़ हैं तो वहाँ डीकम्पोजर्स आएंगे, बैक्टीरिया और फंजाई, वो वहाँ से वाटर की एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे ताकि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको अनलॉक किया जा सके, उसके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल किया जा सके। तो इस तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो डोमिनेंट हो जाती है और पानी में से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो फाउल स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, बहुत गंदी सी स्मेल आती है और मज़ीद ऑर्गेनिज्म वहाँ से एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल में फ़िशेज़ एलिमिनेट होती हैं, जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं। फिर थर्ड हम एसिडिफिकेशन की बात करते हैं लेक्स में, कि एक और सीरियस प्रॉब्लम क्या है, वो है एसिडिफिकेशन, यानी जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को। ठीक है, क्योंकि एसिडिफिकेशन होती है उसमें, तो फ्यू ऑर्गेनिज्म, आपको पता है एसिडिक जो वाटर है उसकी पीएच बहुत ज़्यादा लो होती है, तो बहुत कम ऑर्गेनिज्म इस तरह की पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह ये ओवरऑल हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम आज हमने डिस्कस किया इन डिटेल। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे, आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। थैंक यू सो मच।